तो कौन सा वाला ओपन करूं, 2003 से 23 वाला या 19 से 23 वाला? 19 से वाला। अच्छा 19 से 23। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बताओ। थर्ड का, क्यों ओके। नहीं होगा? तो थर्ड कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample तो चेक करूंगा मैं। तो ये बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा है डिस्ट्रीब्यूशन। थीटा देखो, थीटा सिर्फ 1 या 2 हो सकती है, तो थीटा या तो 1 होगी, ये पैरामीटर स्पेस में सिर्फ 2 नंबर है, पैरामीटर स्पेस इज ओनली 1 2। अब 1 वर्सेस 2 चेक करना है, तो आप ये कह रहे हैं कि बी क्यों नहीं है ये, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये अनबैस्ड है। तो उसके लिए, सॉरी अनबैस्ड कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है मुझे, क्रिटिकल रीजन ऑफ लेवल अल्फा ऑफ लाइक्लीहुड टेस्ट इज दिस। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अल्फा आई, मतलब आपको चेक करना है जो क्रिटिकल रीजन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये अल्फा के इक्वल आएगी। अब चेक करना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर क्या है, बाकी आप लोग सॉल्व करके बताइए जी, बाकी लोग कि इसका आंसर क्या है। सही समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या होगा, क्रिटिकल रीजन तो यही आता है ना इसका। हाँ क्रिटिकल रीजन आता है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि क्रिटिकल रीजन में ये अल्फा के साथ लिखा हुआ है, तो ये आपका इसका साइज अल्फा होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत चेंज कर देगा तो क्रिटिकल रीजन बदल गया। अगर के रहता तो क्रिटिकल रीजन वो था, लेकिन साइज अल्फा का बोल रहा है ये, ऑप्शन ए होगा। अच्छा। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे बोल रहा है कि let x1 x2 xn be a random sample of size n from exponential distribution चलो सीधा देखते हैं। तो x1 x2 random size 2 from this, तो आपसे पूछा likelihood ratio test at level alpha leads to same critical region as the corresponding most powerful test at the same level। ये तो ओके है, ये तो न्यूमैन पीयरसन लेमा का स्टेटमेंट है एक्चुअली। तो एनपी लेमा यही कहता है सिंपल वर्सेस सिंपल में तो ये ओके है। अब जैसे कह रहे हैं ये क्यों नहीं है, देखिए तो आप फाइंड कर रहे होंगे, आपका आ रहा होगा समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू के। अब साइज अल्फा के लिए यूनिक के मिलेगा, इसका साइज अल्फा होगा तो के कोई यूनिक नंबर होगा, अगर वो के चेंज कर दोगे तो दूसरा क्रिटिकल रीजन आ गया, सो दैट विल नॉट बी द साइज, या तो मोस्ट पावरफुल नहीं होगा, मतलब वही मोस्ट पावरफुल भी नहीं होगा और साइज अल्फा भी नहीं होगा, तो वही आपको चेक करना है। ये जो हाफ टाइम लिखा है क्या ये सुटेबल है, यही देखना है हमें। तो जब मैं आपको के फाइंड करके दिखाता हूं यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा कि हमें चाहिए अल्फा क्या है, प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू के है, आई फ्रॉम 1 to n। अब आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ये है एक्सपोनेंशियल थीटा, है ना, तो एक्सपोनेंशियल हाफ जो हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, काई स्क्वायर 2, इसके हिसाब से ना थीटा को हाफ रख दूं मैं, 2e की पावर माइनस 2x, तो उसका मीन कितना बनना, ही उल्टा हो गया, तो यहाँ मुझे एक्सपोनेंशियल 2 करना होगा ना यहाँ पे, ताकि क्योंकि इसका मीन थीटा है, तो मीन थीटा है तो ये काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, इस पीडीएफ के हिसाब से एक्सपोनेंशियल 2 इज काई स्क्वायर 2, है ना, इस पीडीएफ के हिसाब से। तो अब क्या करना, तो मुझे समहाउ अल्फा क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, सो व्हेन एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट क्या है, थीटा को 1 रखो, तो देखो थीटा को जब 1 रख दूंगा मैं तो ये तो एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, तो एक्सपोनेंशियल 1 को मुझे एक्सपोनेंशियल 2 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं अगर थीटा को 1 रख दिया, जैसे देखिए थीटा को जैसे ही मैंने 1 रखा तो अंडर एच नॉट ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया e की पावर माइनस एक्स। अब मुझे इसको बनाना है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, तो उसके लिए मुझे क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो मुझे इसको बनाना है 2 एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, मतलब मुझे बनाना 1/2 e की पावर माइनस y/2 y मोर देन 0। तो आप ये सोचिए कि y आप क्या पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा,
2 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, y/2 बराबर x, यस, तो 2x को मैं y ले लूंगा, ठीक है। तो मुझे x की जगह y/2 चाहिए, तो x बराबर y/2 चाहिए, तो y बराबर 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समेशन i फ्रॉम 1 to n 2x लेस देन इक्वल टू 2k गिवन थीटा इज 1। तो यहाँ से क्या आएगा, अब प्रोबेबिलिटी इसका ये 2x जो हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो हाँ, काई स्क्वायर 2 हो गया, और i फ्रॉम 1 to n है, तो ये मतलब काई स्क्वायर 2 और n टर्म सम हुआ, तो कितना हो गया, काई स्क्वायर 2n। अब ये लेस देन इक्वल टू 2k हो गया, थीटा 1 यूज हो गया। चलो अब आपको क्या करना है, यहां से k मुझे निकालना है, तो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी काई, अब नोटेशन याद कीजिए, आप काई स्क्वायर में क्या होता था, इस तरह से है, तो मुझे लेस देन समथिंग अल्फा चाहिए, तो ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है, तो इसका नोटेशन क्या लिखेंगे इस केस में, क्योंकि एक नंबर है 2k जिससे पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, तो ये 2k क्या होगा, नोटेशन के हिसाब से क्या लिखूंगा, काई स्क्वायर 2n, हाँ ये 1 माइनस अल्फा हो गया। तो यहाँ पे 2k की वैल्यू हो गई है ना, सो लेस देन इक्वल टू आ गया आपका 2n, 2 टाइम मतलब 2k इज एक्चुअली ये हो गया, सो 2k इज काई स्क्वायर n 2n 1 माइनस अल्फा, ये 2k की वैल्यू है, सो 2k। ये 4 लिखते हैं 1 माइनस अल्फा, तो उसके पहले की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लिखते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता नोटेशन क्या है, अब ये समझना आपको, तो आप गेट के एग्जाम में जाइए, अब यहाँ देखना पड़ेगा ये नोटेशन का मीनिंग इनका क्या है इस पेपर में, तो ये आपको जिस ईयर का पेपर यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, समझते हैं यहाँ क्या कह रहा है, तो हमने यूज किया वही है, क्या था ये कह रहा है कि दिस इज अल्फाथ क्वांटाइल, पीएथ क्वांटाइल, पी की जगह अल्फा है, पीएथ क्वांटाइल क्या होता है, उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी पी होनी चाहिए, तो अल्फा होनी चाहिए, तो हमने ये जो नंबर लिखे हैं ना, यही नंबर है ये, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, अल्फा है ना, तो ठीक है। तो मतलब ये नोटेशन वो भी एक्सप्लेन कर रहा है कि काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा इज अल्फाथ क्वांटाइल, क्वांटाइल उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी है, पीएथ क्वांटाइल मतलब उसकी सीडी ऑफ पी के इक्वल है, सीडी ऑफ पी के इक्वल मतलब उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी पी है। तो यहाँ एक मतलब ये पूछ रही थी कैसे लिखते हैं काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे कैसे लिखें, वही तो लिखा है वो वही तो मीनिंग समझना आपको, कि जो इंडेक्स आप यहाँ लिख रहे हैं उसके आगे की प्रोबेबिलिटी है वो। अच्छा हाँ, ये जो इंडेक्स है वो उसके पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी है इंडेक्स। ये भी ये कह रहा है कि अल्फात क्वांटाइल है, मतलब ये एक नंबर है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, जिसके इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, वो कह रहा है एक्चुअली अल्फात क्वांटाइल है, ठीक है। अच्छा, पूरा स्क्रीनशॉट लिया नहीं, लग रहा है मुझे ना, तो इसमें कुछ कट गया है क्या, हाँ, क्वांटाइल ऑफ द खत्म ऑफ द काई सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हाँ, तो ये एक्चुअली सी गलती से ना इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, थर्ड वाले स्टेटमेंट सी में यहाँ पे आएगा, ये उसी का पार्ट है एक्चुअली, ये नहीं है। ओके, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो ये ऑप्शन गलत है, कह रहा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, गलत है। एट एनी फिक्स्ड अल्फा पावर ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज लोअर देन द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ये इज आर ट्रू है क्या, ये इज ट्रू है, कह रहा है किसी अल्फा के लिए पावर ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लोअर, लोअर तो नहीं होगा ना, इक्वल होगा, क्योंकि ये न्यूमैन पियर्सन लेमा कहता है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है उसका पावर मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन के इक्वल, मतलब वही मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, तो ये कह रहा है कि लेस देन कह रहा है, इसीलिए गलत कह रहा है ये, ठीक है। और बी गलत क्यों, बी देख लेते हैं। तो हमने अभी डिसाइड किया 2k इज काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो लेकिन आपने इसका मतलब यहाँ से क्या लिखा मैंने, तो आपके हिसाब से सही हो गया ये, तो इसका मतलब क्रिटिकल रीजन आपने गलत बताए हैं, इसका मतलब यहाँ से तो k क्या आ गया, 2 इधर चला जाएगा, तो 1/2 टाइम काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो ऑप्शन में ट्रू हो जाएगा उसके हिसाब से, तो इसका क्या मतलब है कि आपने वहां कैलकुलेशन में गलत किया है, चेक कीजिए, मतलब L1 अपॉन L2 लेस देन इक्वल टू k क्या लीड करेगा, विल लीड टू व्हाट, सर लेकिन ये तो इज ट्रू हो रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाँ हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, यहाँ इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक की होंगी, यहाँ चेक कीजिए, यही आता है, नहीं नहीं,
यही आएगा? नहीं आएगा, आप गलत कर रहे हैं, आप चेक कीजिए, आपने कैलकुलेशन गलत किया है। 1 माइनस, आप एक बार चेक कर लो दोबारा, देखिए इसका क्रिटिकल रीजन हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पे है 1 बाई थीटा की पावर n e की पावर माइनस 1 बाई थीटा समेसन एक्स आई। सो L1 अपॉन L2, H नॉट में क्या है, H नॉट अपॉन L1 ना, हाँ L1 अपॉन L2 लेस देन इक्वल टू K है। L1 क्या होगा, e की पावर माइनस 1 मतलब माइनस समेसन एक्स आई अपॉन, ये आ जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई 2 समेसन एक्स आई, ठीक है। तो इस चेक कीजिए, है ना, तो ये आपको कैलकुलेशन आपने मिस्टेक, इसको ऊपर ले जाइए तो ये माइनस हाफ समेसन एक्स आई बनेगा अभी, लेस देन इक्वल टू के। अब ये लॉग लेंगे तो माइनस हाफ समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू, मान लो K1 K1 K2 हो गया, माइनस की वजह से समेसन एक्स आई मोर देन इक्वल टू के, ये आया ना, ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ गलती कहाँ है, इस वाले साइन में, इसने ये ओके है, दिस इज फाइन नंबर, हमने वहाँ डिसाइड किया, तो k जो है ये वही नंबर है, k है 1/2 का स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, लेकिन आपने ये गलत बताया, मतलब इसका क्रिटिकल रीजन एक्चुअली जो है वो ये है समेसन एक्स आई दिस मोर देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, ये एक्चुअली क्रिटिकल रीजन है इसका, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रीजन है, मोर देन है, इसलिए गलत ऑप्शन क्यों है ये, बिकॉज ये लेस देन लिखा है, लेकिन होगा एक्चुअल में मोर देन, ट्रू होने के लिए मोर देन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, और जिन लोगों ने ट्राई किए हैं। क्वेश्चन 5 फिफ्थ बताना, इसमें क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड करेंगे, किसमें, इंक्रीजिंग तो लग रहा है ये, इसके बाद कैसे डिसाइड करेंगे अल्फा ग्रेटर देन लेस, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। किसमें, फिफ्थ में या सिक्स में, फिफ्थ है सर, फिफ्थ ये हाँ। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है रैंडमाइज एंड नॉन रैंडमाइज टेस्ट का। उसमें क्या होता है, जो हम लोग अभी तक क्रिटिकल रीजन कैसे लिखते हैं, जैसे आपने देखा है कि जो क्रिटिकल रीजन हम लोग लिखते हैं अभी तक, क्या लिखता था मैं, क्रिटिकल रीजन, मान लो ये है तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू c, ये x अगर मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ मतलब ये वेक्टर x है, रैंडम सैंपल है, तो बिलोंग्स टू c ये क्रिटिकल रीजन है। इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है, टेस्ट फंक्शन के थ्रू। सो टेस्ट फंक्शन क्या होता है, सो टेस्ट फंक्शन फाई x है, मान लीजिए ये फाई कोई फंक्शन है फाई x, सो ये होता है 1 जब x बिलोंग्स टू c and 0x does not belong to C. C is a critical region, ठीक। तो इसको बोलते हैं, इस टेस्ट को बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है दिस इज क्या बोलेंगे, रैंडमाइज या नॉन रैंडमाइज, इनको आइडिया बताओ, इसको आप क्या बोलते हैं, रैंडमाइज, रैंडमाइज टेस्ट। क्यों, रैंडमाइज नॉन रैंडमाइज क्या डिफरेंस है, मतलब ये नॉन रैंडमाइज है, दिस इज नॉन, ये सब क्लियर करना आपको एग्जाम में, वरना कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, एग्जाम वालों को पता आप कहाँ गलती करोगे। नॉन रैंडमाइज मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 और 1 है, बस प्रोबेबिलिटी 1 है कि x बिलोंग्स टू c, मतलब फाई की वैल्यू हमने 1 ली है, तो 1 या 0 ले रहे हैं ना, x बिलोंग्स टू c डज नॉट बिलोंग्स टू c। नॉन रैंडमाइज क्या होगा, सॉरी ये नॉन रैंडमाइज, रैंडम नहीं है क्योंकि फुल प्रोबेबिलिटी है 1 यूज हो रहा है, रैंडम कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होगी, एक्सक्लूडिंग 0 और 1, ठीक है, तो वो रैंडम होगा, है ना। रैंडम का मतलब क्या, थोड़ी अनसर्टेनिटी है ना, तभी तो रैंडम है, वरना श्योर हो जाएगा तो वो नॉन रैंडम है ना। तो यहाँ पे 1 लिखा हमने, 5x की वैल्यू 1 है जब ऐसा है, तो इससे फायदा क्या होता है, देखो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे आप निकालते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x, इसी को बोल रहे थे पावर, आपको याद है पावर फंक्शन, दिस इज द पावर फंक्शन। अच्छा इसको यहाँ कैलकुलेट करो, बताइए इस 5x एक रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल x में समझो आप इसको, तो अगर यहाँ कैपिटल x कर दूंगा, यहाँ भी कैपिटल हो जाएगा, यहाँ भी कैपिटल हो जाएगा, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, किसके इक्वल आएगा ये, 1 होगा। नहीं नहीं ठीक से कैलकुलेट करो, तुम सब सोचते नहीं हो तुम लोग, सीधा ऐसे कुछ भी बोल देते प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू c। यही गलती है, सोच के बताओ, x बिलोंग्स टू c।
हाँ, सो x बिलोंग्स टू c। तो अब तक मैं ज्यादातर मैं यही से यूज करता हूँ, है ना, ये यूज नहीं करते हम लोग लिखते हैं पावर फंक्शन, इसी को डिफाइन किया था, इसी को याद होगा, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड पावर फंक्शन। ये जो लिखा है दिस इज कॉल्ड पावर फंक्शन, नॉट पावर ऑफ द टेस्ट। पावर ऑफ द टेस्ट अलग है, पावर फंक्शन अलग है, दिस इज पावर फंक्शन, ठीक है। और यही पावर फंक्शन अंडर h नॉट, अगर इसी को मैं थोड़ा और बढ़ाऊं तो आप देखते होंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, है ना, when theta belongs to h नॉट, या मैं ये लिख के, जब थीटा h नॉट में है और एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स when theta belongs to h1, तो अब इसका नाम क्या हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है? साइज ऑफ द टेस्ट और पावर ऑफ द हाँ, ये जो गया साइज या प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो ये आपका साइज ऑफ टेस्ट है और ये पावर ऑफ टेस्ट है। और ये एक्चुअली अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ हो क्या रहा है कि चूंकि एक्सपेक्टेशन इसका इक्वल है, तो यही चीज था प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, यही था प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, ठीक है। तो ये हम पहले डिफाइन इस तरह कर रहे थे, साइज का डेफिनेशन आपने देखा होगा, मैं ये लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, ये पावर का डेफिनेशन है। लेकिन ये इसके टर्म में, टेस्ट फंक्शन के टर्म में ऐसा होगा। तो जब आप टेस्ट फंक्शन में 1 या 0 यूज कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट। अगर मैं टेस्ट फंक्शन लेता हूं, टेस्ट फंक्शन आप लेते हैं इस तरह से, है ना, सो यहाँ क्या है, आप फाई एक्स डिफाइन करोगे कोई k या लेट्स से स्मॉल p और इधर 0, स्मॉल p जब x बिलोंग्स टू c और x डज नॉट बिलोंग टू c, ये जैसे है। तो ये स्मॉल p है, जहां पे p क्या होगा, p इज अ नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 एंड 1, 0 1 के बीच नहीं है, तब इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये रैंडमाइज्ड है। तो ये इसी पे क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली जब आप अचीव नहीं कर पाते, जब आप ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, ये जो है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो हम रैंडमाइज में सीधा एक्सप्रेशन ऑफ फाई आ जाता है ना, तो ये डायरेक्टली आपका अल्फा के इक्वल नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू अल्फा एक्चुअली। कब? उस केस में डायरेक्टली ये नहीं आएगा। बट आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, यहाँ क्या है फाई एक्स का एक्सपेक्टेशन, p टाइम्स प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू c, ये आएगा, और ये अल्फा के इक्वल हो जाए। यहाँ पे ये करते हैं रैंडमाइज टेस्ट में कि इसको मुझे अल्फा के इक्वल करना है, तो यहाँ से कुछ आपको p मिलेगा और अल्फा तो पहले से पता होगा, तो p मिल जाएगा आपको कि p क्या है, ठीक है। सो वही p ढूंढना होता है, और ये भी वही, दिस इज अगेन पावर फंक्शन। तो ये मतलब यहाँ पे तो अंडर h नॉट में बात करूंगा, अभी तो मैं ऐसे ही लिख दिया। सो दिस इज द पावर फंक्शन इन केस ऑफ रैंडमाइज्ड टेस्ट। पहले वाले में वो अल्फा के इक्वल क्यों नहीं हुआ? इस केस में नहीं आएगा ना, क्योंकि ये अल्फा के इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए हमें रैंडमाइज्ड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पे देख लीजिए, आप जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना उसमें आइए, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब जरा समझिए, जो मैं करता हूँ एक्चुअली LH नॉट अपॉन LH1, तो ये कुछ और नहीं F0x अपॉन F1x होगा, क्योंकि ये सिंगल सैंपल साइज है। तो सिंगल सैंपल साइज के लिए जो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है वो PMF के इक्वल होता है, डिस्क्रीट है तो, और नहीं तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो PDF के इक्वल होता है ना, कॉन्टिन्यूअस है तो ये LH नॉट, इसका रेशियो निकालिए जरा, 10/5, ठीक है ना, हाँ 10/5, 10/, क्या निकाल सकते हैं, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल ही तो हो जाएगा, क्या ही दिक्कत होगा, 5/10, 6/10, यही तो होगा,
अलग क्या होगा? Yes. कोई दिक्कत नहीं है, बस वो है कि वो ये अब डिक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप रेसिप्रोकल, कुछ बुक में ऐसे भी लिखता है, बुक पर डिपेंड करता है कि कुछ बुक में, जैसे एग्जांपल के लिए जो कैसेला बर्गर वाली बुक है उसमें ये लोग वही करते हैं, H1/H0 लिखते हैं। जो वीके रोहतगी वाली बुक है उसमें ये लिखता है। तो हर बुक का अपना एक तरीका है लिखने का, तो उसके हिसाब से उसकी थ्योरीज लिखी गई हैं। सो 10/9 और ये 60/72 है, इसको भी 10 में ले आओ तो 10/12। तो आप चेक कीजिए क्या हो रहा है, LH0/LH1 क्या हो रहा है। तो जो मोनोटोन, इसी को बोलते हैं ना, ये क्या है, लाइक्लीहुड रेशियो है, इसका नाम है लाइक्लीहुड रेशियो। सो लाइक्लीहुड रेशियो जो है, लाइक्लीहुड रेशियो इसका नाम है, एंड दिस इज मोनोटोनिक, है ना यहाँ पे। सो ये मोनोटोनिक है, तो हमने ये रिजल्ट देखा था कि लाइक्लीहुड फंक्शन जब मोनोटोनिक है तो क्या है, डिक्रीजिंग है स्पेशली। सो यहाँ मोनोटोनिक का मतलब ये तो डिक्रीजिंग है। सो जब ये डिक्रीजिंग था तो क्रिटिकल रीजन क्या बनता है इसका, है ना। तो क्रिटिकल रीजन होगा x मोर देन इक्वल टू k, ये इसका क्रिटिकल रीजन बनता है ना। अगर डिक्रीजिंग है, इसीलिए ये डिक्रीजिंग है, हमने क्लास में करे थे, जैम में भी इस तरह क्वेश्चंस आए हैं, ये पर्टिकुलर नहीं जहाँ लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इसका क्रिटिकल रीजन x मोर देन इक्वल टू k होगा, और x मोर देन इक्वल टू k होगा तो ठीक है। अब आप देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि अल्फा नहीं आएगा, अब के कुछ भी चूज कर लीजिए 1 2 3 4 5 में से, आपका कभी भी रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू अल्फा नहीं आएगा। यू चेक प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये कभी भी अल्फा नहीं आएगा आपका। अल्फा क्या है आपका? सो क्वेश्चन में क्या था, पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या ये? अच्छा, ओ मैंने आधा ही इसके, हाँ और ये एल्गोरिथम को डिपेंडिंग ऑर्डर पे मतलब हमको करना पड़ेगा। नहीं करो, करना क्या पड़ेगा पता नहीं, अब करके बताओ मुझे, वो मुझे बताओ, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या ऐसा कोई के मिलेगा मुझे जिसके लिए अल्फा के इक्वल आ जाए? तो मुझे एक ऐसा के ढूंढ के बताओ। हैं पे मतलब 0.1 आ जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं, यहाँ x मोर देन इक्वल टू k है, ये क्रिटिकल रीजन x मोर देन इक्वल टू k है। तो k आप क्या रखेंगे यहाँ पे, जो जिसके लिए ये 0.10 आ जाए। आप क्या कह रहे हैं कि 1 रखेंगे तो x मोर देन इक्वल टू 1 करेंगे तो ये सब ऐड हो जाएगा, लेस देन होता तो हो जाता। लेकिन क्रिटिकल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेंगे तो आ जाएगा। हाँ कैसे, ये कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए कितना हो गया ये, लेकिन आपको तो 0.1 चाहिए। नहीं होगा सर, अल्फा दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है कि अल्फा है। तो कभी ऐसा होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं जिसके लिए आप ये जनरेट कर दो। तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये अब ये नॉन रैंडमाइज टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो रैंडमाइज टेस्ट के हेल्प से इसको करना पड़ेगा, है ना। सो अभी वही कर रहे हैं, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, यहाँ यही कर रहे हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, हम फाइंड यही कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 ट्रू। तो कभी 0.10 के इक्वल ऐसा के एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि आप मोर देन इक्वल टू 5 भी रखेंगे तो सीधा 0.60 आ जाएगा, लेकिन मुझे 0.10 चाहिए और 5 के पीछे आएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा बाय द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पे जैसे हम नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट के केस में होता है। जी, तो अब मुझे समहाउ 0.1 बनाना है। तो अभी हमारा फाई क्या है, अगर आपको लिखूं, मैं जब लिख के दिखा रहा था, सो दिस इज समथिंग लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई x, एक ही है चलो, गिवन H0 इज ट्रू, तो मतलब गिवन H0 इज ट्रू। तो यहाँ जो फाई x अभी मेरे पास है वो ये है 1 जब x मोर देन इक्वल टू k है, और 0 जब x लेस देन k है, ये लिखा। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज द, अभी बताया था मैंने, दिस इज नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सो ये नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स मत बोलो, टेस्ट फंक्शन है, नॉट स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन, है ना।
ये क्रिटिकल रीजन है और इसको हम टेस्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका है कि नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन है, लेकिन यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई निकालो अंडर एच, यही डेफिनेशन है अल्फा का, ये और ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स गिवन एच नॉट इसके इक्वल आएगा, लेकिन ये कभी भी अल्फा के इक्वल आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कभी अल्फा के इक्वल तो आ नहीं रहा, तो क्या करें, तो वी हैव टू राइट रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन, तो वो मुझे लिखना है जिसके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स गिवन एच नॉट अल्फा आ जाए, तो वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 कर दीजिए। हाँ तो ये, हाँ देखो अब इसके जगह 1 की जगह हम क्या करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू हो ना 5 भी मैक्सिमम हो सकती है, तो यहाँ 1 की जगह 1/6 ले लो, जो p में लिखा था तो p की जगह 1/6 ले लो, क्योंकि k मोर यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू 5 कितना बनता है आपका 0.60, और इसको मुझे 0.10 लाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ 1/6 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 1/6 ले लो तो इजीली जनरेट हो जाएगा, अब तब अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो उसी टेस्ट फंक्शन के हेल्प से हम पावर निकालेंगे। तो जिस टेस्ट फंक्शन से मतलब जो आपका अल्फा इक्वल आ रहा है, मतलब उसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव कर रहा है टेस्ट, है ना। सो ये चीज है, तो उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए पावर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम टेस्ट फंक्शन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि लाइक फाई एक्स यू विल डिफाइन कि जो मेरा फाई एक्स होगा, सो p व्हेन x मोर देन इक्वल टू k एंड 0 चाहो तो ले लो कोई दिक्कत नहीं है, x लेस देन k, या इस तरह से। तो अब क्या होगा, तो ये रैंडमाइज हो गया क्योंकि जो p है ना, अब ये p 0 से 1 के बीच होगी, तो ये रैंडम है ना, क्योंकि सर्टेन नहीं है ना वहां पे 1 लिया, मतलब ये डेफिनेशन इस तरह का है इसका, तो ये रैंडमाइज इसको बोला जाता है। दिस इज रैंडमाइज्ड, लिखा ही था पहले मैंने, रैंडमाइज्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट फंक्शन, रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो आपने देखा ही था, तो होगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग जो उस क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे अपने लिए, तो वो ये डिफाइन करेंगे कि जो 5x हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें x 5 के आगे ही जाना, तो उतना अगर 4 लोगे आप तो 0.7 हो जाएगा, फिर 1/7 लेना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे 1/6 when x more than equal to 5 and 0 otherwise। अब यहाँ से आप निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x गिवन h0 इज ट्रू, तो आप जब h0 में ही था तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो 1/6 टाइम, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5, सो ये आ जाएगा आपके पास गिवन h0 इज ट्रू। अब देखिए किसके इक्वल आ जाता है, अब इजिली आ जाएगा, सो x मोर देन इक्वल टू 5, 5 के आगे कोई नंबर तो है ही नहीं, 5 ही अकेला है, 0.60 है, और ये 1/6 लेने के पीछे हमारा पर्पस ही वही था कि ये 0.10 दे दे। तो इसका मतलब है कि दिस टेस्ट फंक्शन अब जो है, इस टेस्ट फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x गिवन h0 इज ट्रू, दैट इज द, तो कुछ बुक में आप देखोगे कि ये डेफिनेशन है साइज का, मतलब वो ऐसे डिफाइन करते हैं, इवन है ना, आई थिंक ऐसे वर्गमूल इस तरह से डिफाइन किया है, मतलब वो हम लोग पढ़ते हैं ना साइज ऑफ टेस्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, लेकिन आप देखोगे वहां पे तो वो लोग ऐसे डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ टेस्ट फंक्शन अंडर h0, ये चीज है। तो यहाँ से क्या है आपका इक्वल आ गया इसके, अब पावर निकालना है तो सेम करो, तो ये आपका क्योंकि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका क्या निकल के आया, सॉरी लाइक्लीहुड, वो क्या निकल के आया था, अरे इसको क्या हो गया, x greater equal to k, जी क्रिटिकल रीजन क्या था, तो आप मोल नहीं लेंगे ना, x greater equal to k, yes sir। हाँ तो k आप बढ़ाएंगे, अगर k आपने 5 से कम लिया तो आपका और बढ़ने लगेगा, साइज बढ़ने लगेगा ना, 0.60 है, अगर आप मोर देन इक्वल टू 4 लो तो 0.70 हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू 3 लो तो 0.80 हो जाएगा, तो हम 5 ही लेंगे जिससे कम रहे, तो मतलब मुझे साइज को 0.10 लाना है ना, इस तरह से। सो अभी क्या है कि यहाँ से अब मैं कह रहा हूँ ये साइज है, दिस इज इक्वल टू साइज, तो दिस इज साइज ऑफ टेस्ट या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, और यहाँ पे क्या है हमें चाहिए पावर, सो पावर ऑफ टेस्ट आपसे पूछा है ना, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x अंडर h1 इज ट्रू,
तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5 व्हेन x बिलोंग्स टू f1। अब देख लीजिए x मोर देन इक्वल टू 5 अंडर f1, तो x मोर देन इक्वल टू 5 अंडर h1 क्या है, यही h1 है आपका f1। 2.72 हाँ और अब 0.12 हो जाएगा। अपॉन 6 हो जाएगा। तो पहले हमें यही चेक करना है कि क्या जो टेस्ट है वो अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अचीव कर रहा है क्या, मतलब उस साइज 0 पॉइंट, मतलब मुझे जो टेस्ट हम बना रहे हैं, तो जो ये टेस्ट फंक्शन मैंने लिखा है, दिस इज टेस्ट फंक्शन ऑफ साइज 0.10। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन ऑफ साइज 0.10, ठीक है। और यहाँ जो लिखा था मैंने, है ना, मतलब बाकी से यहाँ पे जो लिख रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो, दिस इज, है ना, मतलब टेस्ट विद साइज, इसका अगर x मोर देन 5 कर देंगे तो उसका साइज आ जाएगा 0.60, बट मुझे तो साइज 0.10 चाहिए था, तो इसीलिए अब इसके लिए फिर पावर आ गया, तो 1/6 और 0.72 ये आ जाएगा 0.12, ये आ गया, तो ये है। ठीक है जी, तो यही आंसर है 0.12। पहले आपको साइज फाइंड करना है, तो वो टेस्ट फंक्शन जो ले रहे हैं उसके लिए साइज आना चाहिए, फिर पावर आएगा। चलिए, तो ये हो गया 5वां। अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं लगा, बट उसमें भी कॉन्स्टेंट साइन राइट टेस्ट नहीं, ये नॉन पैरामीट्रिक, अभी आएंगे इसमें हम। नॉन पैरामीट्रिक में क्या है, बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्ट है ना, यहाँ पे देखिए आप ना, तो वो हम आएंगे उस पर। ये गलती से उसको जिसने बनाया उसने वो किया है। सो यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता क्या है, फिर आपका डिफरेंट टाइप का टेस्ट पढ़ना है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, कोलमोग्रोफ-स्मिनोव टेस्ट क्या है, साइन टेस्ट क्या है, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट क्या है, मान विटनी टेस्ट क्या है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ दिस स्पीयरमैन, ये निकालना है आपको। तो भाई ये अभी अब नॉन पैरामीट्रिक स्टार्ट करूंगा, इसके बाद में ही स्टार्ट करूंगा, इसमें कुछ नहीं है। अब सब में आपको बस सबका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स याद रखना पड़ेगा हर टेस्ट का। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो अभी तक जो आप काम कर रहे हैं पैरामीटर के लिए कर रहे हैं, वहाँ क्या टेस्ट कर रहे हैं अभी तक आप, थीटा इज 1, थीटा इज 2, तो वहाँ पैरामीटर के रेस में काम करें, यहाँ पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नॉन पैरामीट्रिक स्टडी में क्या पैरामीटर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर करेंगे या अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो ये नॉन पैरामीट्रिक है जो भी आते हैं। 8th कह रहा है 0 to विद रियलाइजेशन, मतलब x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, सॉरी x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, हाँ ठीक तो है, x1 0, x2 2। अब बोल रहा है कि रियलाइजेशन ऑफ रैंडम मैंने की थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या सर ये जो L1 है, ये तो सर x बार होगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर x बार या तो मैंने उसको L1/L0 किया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसका जो मतलब फिर तो x बार तो 1 होगा ना। ओके। लेकिन इसमें और एक भी प्रॉब्लम है, ऑफ साइज 2 फ्रॉम अ बाइनोमियल पैरामीटर 2 एंड p, ऊपर से मतलब n का वैल्यू p भी है 2 भी है। हाँ कोई बात नहीं, मतलब साइज 2 इसीलिए 0 2 है ना, कि x1 की वैल्यू 1 2 0 है और x2 का, दो रैंडम वेरिएबल है। रियलाइजेशन मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसकी, जो रैंडम वेरिएबल x1 है उसकी वैल्यू 0 है, रैंडम वेरिएबल x2 है उसकी वैल्यू 2 है, x1 x2 हाँ 2 है। मतलब 0 2 से क्या लेना देना है, मतलब ये 0 2 और 2 p से अरे तो न्यूमेरिकल आंसर कैसे आएगा, अदरवाइज जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आएगा L x बार हाँ कि जो MLE होगा, तो यहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल आंसर कैसे मिलेगा जब तक ऑब्जर्व वैल्यू नहीं देगा। तो वो जो हमारा आंसर आएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक जो एस्टिमेटर आएगा, तो एस्टिमेटर की वैल्यू यहाँ, एस्टिमेटर थोड़ी लिखना है मुझे तो नंबर लिखना है। नंबर कैसे बनेगा, वो समेशन xi की वैल्यू तुम क्या लोगे या x बार की वैल्यू क्या लोगे, कहाँ से आएगा। रियलाइजेशन में तो रियलाइजेशन हाँ वो यूज कर लेंगे, पहले तुम आंसर निकाल लो रेशियो, फिर बाद में ये डेटा यूज करके नंबर में कन्वर्ट कर लो, वही आपसे पूछा जा रहा है वो। सर हो जाएगा।
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से सॉल्व करो कॉन्सेप्ट लगा के, बस देखो पूछा क्या है और उसके लिए करना क्या है तो हो जाएगा, उसमें क्या है, यही तो सीखना है। मैंने वो इवन वाला बाइनोमियल ले ली थी। अच्छा मतलब जो एम एन होता है ना, एम एन सी एक्स उस हाँ टाइप का, तो अच्छा इसलिए मतलब वो 02 को एम ले ली और उसको एन को 2 ले ली, ऐसे करके। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो रैंडम वेरिएबल x1 है उसकी वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 2 है, और आपको बोल रहा है कि साइज 2 का है, ये सैंपल साइज 2 का है, बाइनोमियल से है, इसका पैरामीटर 2, p है। अब ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 2p है, ठीक है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ईच xi इज बाइनोमियल 2p, जैसा क्वेश्चन में लिखा वही लिखना है आपको। अब आप टेस्ट कर रहे हो कि h0 में p 1/2 है या 1/2 नहीं है, तो ऑब्जर्व करो लाइक्लीहुड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक, सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो L थीटा नॉट अपॉन L, अब यहाँ पे तो सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो गया, तो हाँ ML यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा, L थीटा नॉट का मतलब हो गया तुम्हारा हाफ, और ML चेक करो, ML क्या बनेगा इसका x बार, वन हो जाएगा सर। मतलब इसका ML बाइनोमियल में क्या आता है, x बार आता है। हाँ सर, एक बार ही आता है। नहीं, एक्स बार अपॉन एन आता है ना, मतलब एक बार ही होगा, ये होगा नहीं। समेशन xi अपॉन n बोल रहे हो क्या आप, देखो एक बारी, अभी सर एक साइड में ये होता है। स्क्वायर आता है तो x बार अपॉन n। अच्छा x बार अपॉन n आएगा, ओके, वो फाइंड करके देख लो ना ML क्या आएगा उसका बाइनोमियल में, तो एक बार अपॉन n तब आएगा जब वो m n होगा, या तो सिर्फ x, इस समय सिर्फ x साइड का ही होगा। बाइनोमियल, हाँ तो वही तो है यहाँ पे, ईच xi का डिस्ट्रीब्यूशन ये है तुम्हारे पास 2p है, तो जो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बाद में, वो तो बाइनोमियल 4, p हो जाएगा ना। हाँ यही तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ तो इसमें नया क्या है, इसमें लिखा है ना सैंपल है फ्रॉम बाइनोमियल 2p, फ्रॉम बाइनोमियल 2p, ईच xi बाइनोमियल 2p है, x1 प्लस x2 सम हो जाएगा 4p हो गया। तो इसका कोई तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, और इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने के बाद देन आप उसको देखो मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, जैसे अभी अज्यूम कर लेता हूं मैं, आप लोग जो बता रहे हो कि x बार अपॉन n होगा, तो x बार की वैल्यू वहां से क्या आएगी 1 और 1/2, तो दोनों 1/2 ही हो गया, L1/2 L1/2, देखो लेकिन गड़बड़ है तो कुछ ना कुछ, ये तो कह रहा है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, इसका आंसर की में क्या आंसर है 0.05 to 0.055, मतलब 0.5 के आसपास होगा। ऐसे मेरा भी आया था, मेरी भी आई थी। देखो क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे, मतलब आप लोग चेक करो, पहले चेक करते हैं क्या आएगा, तो द वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो पहले टेबल ही निकालना पड़ेगा इसका मतलब, और अगर x बार आता है तो क्या होगा, पहला तो यहाँ काम यही है कि आपको, चलो ट्राई करते हैं, तो यहाँ मान लो बाइनोमियल तुम्हारे पास अगर है x1 x2 xm, क्या लो साइज में क्या लो n ले लो, चलो रैंडम सैंपल साइज n का है, लेकिन बाइनोमियल m, p से है, तो यहाँ पे इसका पहले PMF होगा m चूज x p की पावर x 1 माइनस p की पावर m माइनस x, ठीक, सो ये तो आपका वो हो गया, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे p के टर्म में, सो प्रोडक्ट ऑफ m चूज xi, ये रहेगा p की पावर समेशन xi 1 माइनस p की पावर mn माइनस समेशन xi, चेक कर लीजिए आप लोग, प्रोडक्ट लिया ना, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, इसका प्रोडक्ट लग जाएगा बस, है ना, ये xi इक्वल टू xi कर लो, सो ये रहेगा, फिर इस पे प्रोडक्ट लगाने हैं, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन xi है ना, द PMF लाइक्लीहुड फंक्शन, इसका प्रोडक्ट लगा लो इस पे, ठीक है, तो क्या हो गया
अब इसमें क्या करना है आपको, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ये प्रोडक्ट में क्यों लगाया फिर, एक मिनट, हाँ ठीक है, मतलब ये इसका प्रोडक्ट अलग से है, सब पे नहीं है, ये बस इस पे प्रोडक्ट है। m चूज xi, अब क्या करो, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ले लो, log lp, तो यहाँ लॉग लोगे तो प्रोडक्ट समेशन में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन log m चूज xi i फ्रॉम 1 to n प्लस में समेशन xi log p, समेशन xi बाहर log p, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस mn माइनस समेशन xi, और ये आ जाएगा आपका log 1 माइनस p, ठीक है, ओके है। करो जरा डिफरेंशिएशन इसका, तो इसको स्मॉल l है ना, इसका नाम दे दो स्मॉल l फंक्शन, स्मॉल एल पी, तो l डैश p निकालोगे, यहाँ तो कहीं है ही नहीं p, तो 0, यहाँ पे p है तो 1/p समेशन xi, यहाँ पे p है तो ये होगा प्लस 1/1 माइनस p, और माइनस p का -1, x बार अपॉन m आएगा। m आएगा mn भी आएगा, चेक करो, तो इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, इसको ब्रेक कीजिए अब, सो p वाले टर्म को एक साइड ले आओ आप, सो 1/p समेशन xi, और यहाँ आ जाएगा 1/1 माइनस p mn माइनस समेशन xi, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, और p वाला टर्म एक साइड ले आओ, मतलब p की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से p क्या निकल के आएगी, ट्राई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, सो समेशन xi माइनस p समेशन xi, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समेशन xi अपॉन mn। mn, अच्छा वही x बार अपॉन m, ठीक है, देखते हैं अभी क्या है, तो ये आ गया, तो यहाँ से आ गया समेशन xi अपॉन समेशन xi कितना था आपका, 2 हो जाएगा है ना, और mn 2 2 जा 4, सैंपल साइज 2 का है और वो भी 2 है, अच्छा तो गलत क्या है फिर, ये 1/2 हो गया, लेकिन ये तो बाद में पुट करना ना, पहले तो ओके, हाँ तो भी तो बात बराबर ही होगा, अगर आप मान लो बाद में पुट करो तब भी क्या दिक्कत आएगा, तो मतलब इसकी mn जो आ रही है वो आपका x बार अपन जो आप बता रहे थे, ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, तो ऑफिशियल आंसर की मैं चेक करो क्या आंसर है, सो यही है, तो यहाँ से तो ऑब्जर्व ऑफिशियल आंसर की मैं चेक करो, इसमें हो सकता है गलत दिखना, आउट ऑफ क्यों बोला है इसने, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इक्वल टेस्ट स्टैटिस्टिक इक्वल, अच्छा लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अगर हाफ पे इसकी वैल्यू निकालो, ये 1 है सर आंसर, हैं आंसर 1 है सर, 1 है, अच्छा तो ये हाँ। किसने इसमें दे दिया है, 0.9821, एक बार चेक करो, वही तो l हाफ अपॉन l हाफ, हाफ ही तो आ रहा है, तो ऑफिशियल में चेक करो, राउंड अप लिख दिया, हर क्वेश्चन में लिखता होगा इसलिए लिख दिया होगा यहाँ भी, तो हर क्वेश्चन में लिखता होगा इसीलिए, पर चेक कर लो फिर से आप, तो ठीक है ना, 1 ही होगा क्योंकि ml भी हाफ आ रहा है, और वो तो 1 इसी ही, में चेक किया था, इसी में चेक किया था, तो ये नहीं है। अच्छा है ना, तो ठीक है ना, 1 आंसर है इसका, तो पता है राउंड ऑफ क्यों लिखा है, फिर रेंडियर वाले नहीं लिखना चाहिए, रेंडियर वाले क्वेश्चन में ये, तो है ना, मतलब हर क्वेश्चन में ये आई थिंक ऐड करता है कि जो भी उसको है तो उसलिए लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बताइए। ये 19 का आंसर नहीं आ रहा था, मतलब p वैल्यू निकालने वाले ऑप्शंस ज्यादा के लिए। अच्छा 21 में भी एक क्वेश्चन आया है, ओ मुझे लगता है 22 में ही सिर्फ आया है, तो 21 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो यहाँ चलो ये तो आंसर इसका 1 हो गया, तो अब क्या है 21, ओके तो क्या कह रहा है ये,
कि लेट द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100, तो n की वैल्यू हमें 100 दे दिया। अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ अ नोन मीन म्यू एंड वेरिएंस 9, तो मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर 9। गिवन द सैंपल मीन, तो x बार की वैल्यू दे रखी है आपको 5.608। ओके, अब आपको ये डेटा की जरूरत पड़ेगी इसलिए दे दिया इन्होंने। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, ये अनबायस्ड टेस्ट अभी हमें देखना है क्या होता है। ऐसे कुछ है नहीं, अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन क्या था कि साइज लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड पावर, greater than n. मतलब पावर मोर देन इक्वल टू अल्फा एंड साइज लेस देन इक्वल टू अल्फा, ये होता है ना। तो ये दोनों हैं कि पावर मोर देन इक्वल टू अल्फा एंड साइज लेस देन इक्वल टू अल्फा, देन दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड अनबायस्ड टेस्ट। एक बार फिर से बोलिए, पावर इज मोर देन। सर वो उसमें थ्योरम में every uniformly most powerful test is always unbiased. किसके लिए? Uniformly most powerful test जितने भी तो unbiased होता है। कहाँ लिखा है इसमें? पूरा क्या है? पूरा अनबायस्ड तो होंगे। तो थ्योरम है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। तो अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन ये है कि ये लिखता है कि जो पावर है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा, है ना। तो अल्फा क्या है? तो हम लोग बोलते हैं अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब वही है कि साइज ऑफ टेस्ट कैन बी मैक्सिमम अल्फा, ये चीज है। तो साथ में ये भी है, तो ये मतलब पावर ऑफ टेस्ट जो है ना वो इक्वल होना चाहिए दिस, और जो साइज ऑफ द टेस्ट है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा, ये है। जैसे वो लिखते हैं ना बुक में डेफिनेशन की, लेवल अल्फा टेस्ट इज कॉल्ड अनबायस्ड, बुक में इसे उठाया था कि प्रॉपर डेफिनेशन जो है ये विक्टर राधी में है, ये चैप्टर 9 में है आई थिंक। गुप्ता कपूर में भी ऐसा ही। हाँ हर जगह होगा। तो ऐसे यहाँ पे जो ये डेफिनेशन लिखा है डेफिनेशन में था, यहाँ पे 9.5 सेक्शन है। तो विकर वादी वाली बुक है, पेज नंबर 453, 9.5 सेक्शन है। हेडिंग है अनबायस्ड इनवेरिएंट टेस्ट। ये कहता है कि अ साइज अल्फा टेस्ट फाई, मतलब फाई टेस्ट फंक्शन के थ्रू लिख रहा है ये, इज सेड टू बी अनबायस्ड इफ जो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 दिस इज मोर देन इक्वल टू अल्फा अंडर H1 इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, मतलब जो पावर है दैट इज मोर देन इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। अल्फा क्या है? साइज ऑफ द टेस्ट है। फिर दूसरा बोल रहा है इट फॉलोज दैट अ टेस्ट फाई इज अनबायस्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स पावर फंक्शन सेटिस्फाइज दिस, है ना। तो अंडर H0 लेस देन इक्वल टू अल्फा और अंडर H1 मोर देन इक्वल टू अल्फा, मतलब पावर फंक्शन जो है अंडर H0, तो ये रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू मोर देन इक्वल अल्फा, इफ एंड ओनली इफ होता है तो ये बोल रहा है कि अ टेस्ट इज अनबायस्ड, है ना। तो ये इसी को वैसा बोल रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स व्हेन थीटा बिलोंग्स टू H0 और एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स व्हेन थीटा बिलोंग्स टू H1, यही चीज है।
तो ये अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट जितने भी होंगे अनबायस्ड होंगे। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, यही है यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफाइंड है, सिमिलर अल्फा टेस्ट, ऐसे ये अलग वर्ड है, यूएमपी अनबायस्ड टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। तो अभी क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, डिसाइड करना था ऑन सैंपल में लीजिए टेस्ट दिस, तो एच दिस वर्सेस दिस। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा सैंपल कहाँ से लिया गया है, नॉर्मल से लिया गया है, और टेस्ट क्या है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट। तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, आपको याद है, यहाँ वेरिएंस नोन है ना, तो वेरिएंस नोन है तो इसका क्रिटिकल रीजन आएगा मोड x = k। जी जी। तो इफ एंड ओनली इफ, तो इसको आप स्टैंडर्ड बना के लिखो, x बार माइनस, वही जो आप बोल रहे हो वही चीज है, उसको स्टैंडर्ड बना के लिखेंगे। तो x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मॉड दिस इज मोर देन इक्वल टू, और इवन आप साइज अल्फा लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब के भी मैंने पर्टिकुलरली कैलकुलेट कर दिया। तो साइज अल्फा का टेस्ट ये होता है, लेकिन आपको साइज से यहाँ मतलब है नहीं, यहाँ अगर आप सिर्फ के भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मोर देन इक्वल टू के है। होता क्या, पी वैल्यू में यही करना होता है कि के प्लेस पे इसकी वैल्यू यूज करनी है आपको, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो आपका पी वैल्यू आएगा। तो इस के प्लेस पे इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू चाहिए, तो आपसे पी वैल्यू भी तो पूछा है, तो पी वैल्यू जो होगी यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसकी ऑब्जर्व्ड x बार की वैल्यू दे रखी है 5.608, म्यू नॉट की वैल्यू जो h नॉट में यूज हुआ है 5.020 लिख लो चाहो तो, और सिग्मा हमें दे रखा है ऑलरेडी, सिग्मा स्क्वायर 9 है, तो सिग्मा 3 है, रूट n 100 है, तो रूट n 10 है। इसकी जरा वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, 1.96। ये 1.96 19.6 आएगी। चेक करो, ये 10 भी है ना यहाँ पे, 19.6। अच्छा देख लो भाई। सो 19.6, अच्छा। तो अब क्या करना है हमें कि रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन, अच्छा मैंने वो तो हाँ ठीक है यूज कर लिया, h नॉट इज ट्रू अंडर h नॉट म्यू नॉट, यही तो लिया मैंने। तो अब क्या करना आपको, ये देख लो ये मॉड z है, तो यहां से आ गया कुछ ऐसा कि प्रोबेबिलिटी मॉड z मोर देन इक्वल टू, अब ये नंबर है 19.6। तो जरा समझिए कि यहाँ पे जो है कि मॉड z मोर देन इक्वल टू ना, तो वही बात, दो केस में दो केस है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम प्रोबेबिलिटी z, 1.96 चेक कर लो वही, अब तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा, बोलो क्या है 1.96, 1.96। ओके। तो ये 1.96 है, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये मॉड लगा हुआ है ना, इसका मतलब मॉड z मोर देन 1.96, इसमें साथ में और प्लस z लेस देन माइनस z लेस देन दिस, मतलब यहाँ से कहना मतलब ये 1.96 प्लस में माइनस 1.96, तो z लेस देन दिस और मोर देन दोनों, तो ये वाला पार्ट जो आएगा इसी को डबल कर दो, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी 1.96, और आपको पता है ये क्या है 2 टाइम 1 माइनस 5 1.96, ये यूज कर लीजिए। तो वो कंफ्यूज करने के लिए 1.64 भी दे दिया है, ताकि आप तुक्का, ठीक है ना। कितना आ गया टोटल, टोटल ये दे रखा है 5 वहाँ 0.9 0.025 देख लीजिए 0.025 आ गया, मतलब ये आ गया 2%, 2.5%। तो यही बोल रहा है आपके क्या है, तो देख लीजिए पी वैल्यू आंसर में क्या है। तो गलती वही करी 19.6 हो गया ना, कोई बात नहीं, हाँ तो मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो ठीक है ना, हाँ तो एक बार चेक कर लीजिए आंसर, आंसर देख लीजिए, हाँ कोई नहीं, गलतियां तो होती है सबसे, मैं भी काफी गलती करता हूँ। तो
ठीक है, आंसर चेक कर सकते। पी वैल्यू का एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको देखना क्रिटिकल रीजन कैसा आता है, उसके हिसाब से पी वैल्यू का फॉर्मूला होगा। तो अगर लेस देन इक्वल टू आता तो यही चीज लिखते हैं लेस देन इक्वल टू में। तो दिस मोर देन इट्स जो के आता है तो वो जो के को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जो टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है ना इसको टेस्ट फंक्शन नहीं, जो भी है मतलब टेस्ट फंक्शन तो नहीं, यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो, हालांकि एक्स बार टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे। तो उसकी जो वैल्यू है बस इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है आपको। ठीक है, इजी, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने पी वैल्यू वाले। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.204, सिंपल है। और बताइए नेक्स्ट, बाकी जो है सॉल्व किया हो तो 11-17 हो गया सर। हो गया? नहीं अभी करना नहीं, तो विल्कॉक्सन साइन नेटेड बाद में करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12 सर 11-17 हो गया। अच्छा ओ टाइम हो गया, अच्छा अब टाइम बता, हाँ टाइम ज्यादा हो गया। हाँ, ओ, अच्छा अब मुझे जाना भी तो है। हाँ ठीक है, तो 12 है ना? अच्छा हाँ, ऑप्शन डी आ रहा था। अच्छा पी वैल्यू का क्वेश्चन है ना, तो फिर से पी वैल्यू क्या है तो मैं फिर से ट्राई करूंगी। नहीं इक्वल टू, आप करवा दिया है आपने गलती क्या किया है, इक्वल टू नहीं लगाया। यहाँ क्या होगा, y मोर देन इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 आपने छोड़े होंगे। तो ये y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल 6,1/2 आ जाएगा। अंडर एच नॉट लेना होता है ना मुझे पी वैल्यू में, तो बाइनोमियल 6,1/2। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्व वैल्यू y की दे रखी है 4, तो y मोर देन k होगा क्रिटिकल रीजन, y मोर देन इक्वल टू k इज द क्रिटिकल रीजन। तो आपको k को रखना है 4, तो y मोर देन इक्वल टू 4 निकाल लो, ये आएगा 11/32। ठीक है ना, तो आपको बाइनोमियल 6,5 में मोर देन इक्वल टू 4 मतलब 4 पे 5 पे 6 पे तीनों में प्रॉपर्टी निकाल के ऐड कर देना है, तो यही आएगा। ठीक है, तो देखो बाकी सारे हो जाएंगे, लेकिन सॉल्व कर लो अच्छे से आप लोग, है ना। ये है क्वेश्चन एक बार से देख लीजिए सर, बस बता दीजिए। कौन सा? 15 हाँ 15, अच्छा ये तो वो है नहीं 17 ये अभी नहीं करना, ये आपके आगे का टेस्ट, ये वही किसी नॉन पैरामीट्रिक पे बेस्ड होगा ये। अच्छा या तो पैरामीट्रिक ऐसे तो क्या बोल रहा है ये, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आई, एम कार्डिनलिटी ये नहीं पता। हाँ इस पे हमने भी किया नहीं, एम क्या है, कार्डिनलिटी इस सेट का है। एक्स आई बराबर वाई आई, एक्स आई वाई आई कितने पॉइंट पे इक्वल है, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा हो गई ना, 2 थीटा है। तो आई सच दैट कि इसका मतलब जाना था कार्डिनलिटी ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो ऐसे कितने आई है जहां एक्स आई वाई आई इक्वल है, तो यहाँ पे तो सिंपल, अच्छा ऑब्जर्व है। ये मुझे लग रहा कहीं ना कहीं आप पहले बोल रहे थे कि इसको मतलब मोड और लाइक्लीहुड रेशियो से करना पड़ेगा। हाँ ये बोल रहा है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एम लेस देन सी, एम मोर देन सी। अच्छा कोई नहीं, आज का होमवर्क अभी रखो आप, टेस्टिंग वाला भी तो है ना, टेस्टिंग के वो भी असाइनमेंट सॉल्व कर लेना आप लोग। कौन सा वाला, जो 2003 से 2000, वो भी बच्चा है। हाँ सर हो गया सर सॉल्व, सारे हो गए, हाँ सर सारे कर लिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ है उसमें है बहुत। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये होमवर्क है, अभी आप गेट 2003 से 23 तक के जितने भी गेट के क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। गेट पहले गेट एमए में आता था, तो वही इसमें इंक्लूडेड है। और बाकी ये वाला भी कर रहे थे, तो इसमें वो भी आ जाएगा, इसमें हो सकता है एक्स्ट्रा हो। ये दोनों आप कंप्लीट कीजिए नेक्स्ट क्लास तक, तो ये दोनों कंप्लीट कीजिए कल, तो बाकी हो जाएगा। कुछ जगह क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं, तो इसको कंप्लीट कर लो एटलीस्ट, तो आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ ज़्यादा है नहीं आगे, सो इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नॉन पैरामेट्रिक, फिर मल्टीवेरिएट और डिग्रेशन बचा है। उधर मैट्रिक्स थ्योरी में थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक बचा है, डायगोनलाइजेबिलिटी एंड थोड़े और है, इनर प्रोडक्ट स्पेस या ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस। तो ये लिनियर अलजेब्रा में कुछ पोर्शन बचा है अभी मैट्रिक्स थ्योरी में, और यहाँ पे 3 टॉपिक आपके नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट। तो ये है, तो नॉन पैरामेट्रिक में इसके बाद स्टार्ट करूंगा, फिर हम लोग मैट्रिक्स भी करेंगे, तो उसके बाद ये दोनों हो जाए। ठीक है, तो इसको आप ये दोनों पहले कल तक कंप्लीट कीजिए असाइनमेंट। देखो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतने नंबर आएंगे। थ्योरी कितना पढ़ रहे हो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, अनलेस यू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब जाके आपको समझ आएगा थ्योरी कितना क्लियर है, ये चीजें है ना। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं कल। इसको कंप्लीट करके आइए, दोनों असाइनमेंट ग्रुप में भेजा था मैंने, आप कंप्लीट कीजिए इसको। ठीक है, थैंक यू।